ओह गॉड! हर जगह से पानी टपक रहा है। ये छोड़ो कि पानी कहाँ से आ रहा है, पहले जाकर कपड़े पहन लो। सभी को हेलो, मेरा नाम चैम्बो है। ये जो लड़की आप देख रहे हो, जियानु, ये मेरी नई रूममेट है। लोग कहते हैं कि इसका परिवार कंगाल हो गया और इसके पास काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसने मेरे साथ कमरा शेयर करना एक्सेप्ट किया। इसका सिर्फ एक ही कारण है, ये सस्ता है। लेकिन जब से ये मेरे साथ रह रही है, मेरे दिनों में कोई चैन नहीं है। ये मरने से भी बेकार है। अगर किराया ना बचाना होता, तो मैं मरते दम तक ऐसा नहीं करता। पहले दिन जब ये आई, मैं जेंटलमैन बनने के चक्कर में इसका सामान उठाने गया और इसने मुझे एक ही लाइन में चुप करा दिया। क्या तुमने हाथ धोए हैं? मेरा हाथ हवा में वहीं रुक गया, जैसे बिजली का झटका लगा हो। ना मैं हाथ आगे बढ़ा सकता था, ना पीछे खींच सकता था। शर्म के मारे आखिर में मुझे साइड हटना पड़ा ताकि वो निकल सके। उस छोटे से शरीर से उस बड़े से सूटकेस को घसीटते हुए, लड़खड़ाते हुए देखते हुए मैंने अपना इंट्रो तक नहीं दिया। उसके एटीट्यूड से लग रहा था कि वो मुझे जान पहचान नहीं करना चाहती। जैसे ही वो कमरे में आई, उसने मुंह बनाया। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसे उस सड़न वाली बदबू से दिक्कत थी, जिसकी मुझे भी आदत पड़ने में टाइम लगा था। तुम्हारे पास चाबी है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, मैंने उससे कहा। उसने जवाब में बस नाक से आवाज निकाली, बिना ऊपर देखे। मुझे उससे बहस करने का मन नहीं था, तो मैं बाहर चला गया। उस दिन मैं दोस्तों के साथ कुछ ड्रिंक्स लेने चला गया। जब मैं घर लौटकर आया, तो लगभग 11 बज रहे थे। धुंधली आंखों से मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला और मैं दंग रह गया। क्या ये अभी भी मेरा वही कचरा कमरा था? जमीन शीशे की तरह चमक रही थी। जो कागज में अंबार लगा के रखता था, वो तरीके से सजाए हुए थे। सच कहूं तो घर में एक साफ सुथरी लड़की का होना बुरा नहीं था। मैं सोने चला गया। अगले दिन जब मैं काम पर जाने के लिए उठा, तो मैंने देखा टेबल खाली था। सबसे बेकार बात यह थी कि मेरा यूएसबी ड्राइव खो गया था। वो मेरा काम था। सालों की मेहनत का सारी इंस्पिरेशन उसमें थी। तो मैं तुरंत जियानु को ढूंढने गया। सुनो जियानु, कल तुमने मेरा कमरा साफ किया था ना? मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं थैंक यू बोलने के लिए नहीं पूछ रहा। क्या तुमने टेबल पर मेरा यूएसबी ड्राइव देखा? मुझे लगा जियानु ने मेरे लिए संभाल के रखा होगा, लेकिन उसने बिल्कुल लापरवाही से कहा। मैंने उसे फेंक दिया। मैडम, उस यूएसबी में 100 जीबी का डेटा था और तुमने उसे ऐसे ही फेंक दिया। वो बस एक सस्ता सा यूएसबी था। मैं तुम्हें दूसरा खरीद दूंगी। या फिर उसमें कोई सीक्रेट चीज थी? ये सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। आज तो मुझे नियम सेट करने ही थे। प्राइवेट स्पेस और कॉमन एरिया अलग अलग होने चाहिए। हमने पूरे 10 मिनट तक बहस की। आखिर में हम एक बात पर राजी हुए। हॉल, बाथरूम और किचन सबकी यूज के लिए है। बेडरूम प्राइवेट जगह है। बालकनी उसकी पर्सनल जगह है, क्योंकि उसे अपने अंदर के कपड़े सुखाने होते हैं और वो नहीं चाहती कि मैं उन्हें देखूं। मेरा कमरा साउथ की तरफ है, जहां अच्छी धूप आती है, तो मैं अपने कमरे में कपड़े सुखा सकता हूं। उसका कमरा नॉर्थ की तरफ है, जहां धूप नहीं आती। इसके बदले में वो पानी और बिजली का बिल भरेगी। नियम बनाने के बाद वो घूमकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अंदर से रोने की आवाज और तेज होने लगी। मैं अपनी नाक खुजाते हुए खड़ा रहा। समझ नहीं आया क्या हुआ। मैंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार तो नहीं किया। वैसा भी मैं पानी और बिजली कम ही यूज करता हूँ और उससे ज्यादा पैसे भी नहीं मांग रहा। सैटरडे की सुबह में अपनी आईब्रोज सेट कर रहा था कि अचानक धब, बेडरूम का दरवाजा झटके से खुला। मैं डर के मारे उछल पड़ा। मैं लिटरली बेड से उछलकर जियानु के सामने आ गया, जो एक घबराई हुई लड़की लग रही थी। मैडम, अगली बार अंदर आने से पहले डोर नॉक कर सकती हो। तुमने अंदर से लॉक क्यों नहीं किया? देखो इस पुराने दरवाजे को, क्या इसमें कोई लॉक है? कुछ नहीं, मैं बस 2 हैंगर मांगने आई थी। और किस लिए? ये तो हाथ का काम है, पता है ना? तेरी की, मैं लगभग 1.88 मीटर का बंदा हूं और उस मजाक ने मेरे कान लाल कर दिए। उसने 2 हैंगर लिए और एक छोटी सी स्माइल दी। कितने प्यारे चड्डी हैं। नहीं नहीं मैडम, क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर काम नहीं है? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें एक पैर गिफ्ट कर दूं? जिस तरह से वो थोड़ी लड़खड़ाती चाल से खिसक गई, मुझे समझ आ गया कि वो अंदर से इतनी काम नहीं थी जितना दिखा रही थी। रूम शेयर करना, है ना? हमेशा एक एडजस्टमेंट का टाइम होता है। मुझे लगा था एडजस्टमेंट का मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे की लिमिट समझें और उसे क्रॉस ना करें और अच्छे रूममेट्स करें। लेकिन वो वैसी नहीं है। उसे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी लिमिट कहाँ है, लेकिन वो जानबूझकर बाउंड्री क्रॉस करती रहती है। जैसे कि वो बिना बताए किसी बिल्ली की तरह मेरे कमरे में आती रहती है, या जब मैं नहाता हूँ तो बाथरूम में घुस आती है, और जब उसे पता चलता है कि मैं अंदर हूँ तो वो किसी सायरन की तरह तीखी आवाज में चिल्लाती है। और मुझे आज तक नहीं पता वो ऐसे क्यों चिल्लाती थी। इसके अलावा उसे लाइफ की बेसिक चीजों का कोई आइडिया नहीं है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद जो बचता है वो सब मैस होता है। उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो अकेली बेवकूफी करने पर अड़ी रहती है और लगभग पूरे घर में आग लगा ही दी थी। हर बार मुझे उसे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे और गुस्से में सिखाना पड़ता था। बस एक ही बात का सुकून है कि वो सीखती बहुत तेज है। दूसरी बार जब उसने खाना बनाया, उसे पता था कि उबलते हुए तेल में पानी नहीं डालते, तो उसने डिटर्जेंट डाल दिया। 16 जुलाई को उसका बर्थडे है। कैसे पता? क्योंकि उस दिन वो किसी पागल बिल्ली की तरह हॉल के सोफे पर बार बार बोल रही थी,
आज मेरा बर्थडे है, एक्स्ट्रा काम मत करो। आज मेरा बर्थडे है, एक्स्ट्रा काम मत करो। वैसे तो मैं हमेशा अच्छी नींद सोता हूँ, लेकिन जब मैं उसके इस चैंट की तरह बोलने से तंग आ गया और उसे उसके बर्थडे के बारे में याद दिलाने वाला था, वो पहले ही निकल चुकी थी। उस दिन वो बहुत जल्दी में गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया। मैं अंदर नहीं गया, बस एंट्रेंस से एक नजर डाली और उसके डेस्क पर एक टिफिन बॉक्स देखा, जिसमें आधी रोटी और थोड़ा सूप, ठंडा खाना और सब्जियां थी। वो कल रात का उसका खाना था। मैं घूमकर नीचे गया, खाना बनाने का सामान खरीदा, और जब वो काम से घर लौट रहा था, खाना बनाते हुए मैं खुद को ही पागल बोल रहा था। जब उसने दरवाजा खोला तो हॉल के टेबल पर 4 डिश और एक सूप पहले से रखा हुआ था। इसके अलावा एक छोटा 4 इंच का केक भी था। वो एकदम शांत हो गया। क्या हुआ? क्या आज रात कोई दोस्त आ रहा है? नहीं, आज एक उल्लू का बर्थडे है। तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? सच कहूं तो आज सुबह अगर तुम थोड़ा तेज बोलते तो पूरी बिल्डिंग को पता चल जाता। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम भले ही बाहर से शांत नहीं लगते, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो। मेरे पापा के गुजर जाने के बाद ये पहली बार है जब किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तुम लड़की बहुत सुंदर हो, फिगर भी अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद तुम्हारी जबान बहुत चलती है। बर्थडे पार्टी के बाद वो अपने कमरे में नहीं गई और मेरी जांग पर सर रखकर सो गई। मैं तो पूरी रात नहीं सो पाया। ऐसा नहीं कि मेरी कोई बुरी नींद थी, बस दिक्कत ये थी कि मेरा पैर सुन्न हो गया था और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। उस दिन के बाद हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई। हम सोफे पर बैठकर स्नैक्स खाते हुए टीवी देख सकते थे। वो शायद मेरे शांत नेचर पर ध्यान देने लगा था और मैं बस उसकी खूबसूरती पर फिदा था। उस दिन वो बाथरूम में नहा रहा था। मैं हॉल में बाइडू का 20% डिस्काउंट कूपन ले रहा था, तभी अचानक अंदर से एक चीख सुनाई दी। वो नहा रहा था और बिजली का करंट आ गया। अगले ही पल बिना कपड़ों के जियानू वहां से बाहर भागा आया। सच कहूं तो उस वक्त मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। मैं पूरे 3 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था। खैर, ये छोड़ो कि करंट कहाँ था, पहले जाकर कपड़े पहन लो। उस एक्सीडेंट के बाद वो काफी शर्मीला हो गया। जब भी मुझे देखता बचने की कोशिश करता। लगभग 3 महीने बीत गए। पता नहीं पेट की दिक्कत थी या क्या हुआ, लेकिन मेरे पेट में किसी ड्रिल मशीन जैसा दर्द हो रहा था। पहले मुझे लगा थोड़ी देर सहन कर लूंगा, फिर लगा कि हालत खराब होती जा रही है। जब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए मेहनत कर रहा था, जियानू अचानक भागता हुआ आया। उसने अपने ठंडे और कांपते हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। उस वक्त मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं साफ बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, अपना जैकेट पहना, मुझे उठने में हेल्प की और मुझे नीचे ले गई। वो 6ठा मंजिल था। मुझे समझ नहीं आया कि उसके छोटे से शरीर ने मुझे जबरदस्ती नीचे कैसे उतारा। मैं टैक्सी लेना चाहता था, लेकिन वो अपना फोन भूल गया था। ऐसे ही मुझे आधा उठाकर आधा घसीटकर हम देर रात तक परेशान होते रहे। इसके अलावा उसने मुझे इमरजेंसी रूम में एडमिट करवाया। जब ड्रिप्स खत्म हुई और मैं ठीक हुआ तो सूरज निकलने ही वाला था। डॉक्टर ने कहा कि पेट का दर्द था, कोई सीरियस बात नहीं है। थैंक यू, अब सो जाओ, थोड़ी देर में काम पर जाना है। कोई बात नहीं। कितना स्वादिष्ट है। क्या तुम पूरी लाइफ मेरे लिए खाना बना सकते हो? उस वक्त मैं तुरंत इमोशनल हो गया। हाँ बोलने के बाद जब मैंने उसे ऐसे मुस्कुराते देखा तो मुझे समझ आया कि मैंने गलत समझ लिया था। जब उसने कहा कि पूरी लाइफ मेरे लिए खाना बना सकते हो, तो वो सच में लिटरल सेंस में बोल रहा था। ये बात की बात है, वो अब डिनर के लिए बाहर से खाना नहीं मंगवाता था। हर दिन मेरे पीछे पड़ा रहता था कि मैं खाना बनाऊं। कहता था कि इससे पैसे बचते हैं और हाइजीन भी रहती है। मैं शिकायत करता था कि इसमें ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन मुझे वो बात भी याद आती थी जब वो मुझे बिना किसी परवाह के अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। यहाँ तक कि मैं वॉक भी ज्यादा तेज चलाने लगा था। लेकिन आज कुछ अजीब था। मैंने खाना तैयार कर दिया था। मैंने 5 मिनट वेट किया पर वो डिनर के लिए नहीं आया। मैंने उसके कमरे का दरवाजा धक्का दिया तो देखा वो बेड पर उल्टा लेटा हुआ चुपचाप रो रहा था। क्या हुआ? तुम्हें किसने परेशान किया? मुझे डायरेक्ट बताओ अगर कोई दिक्कत है। आखिरकार हम दोस्त हैं। सच कहूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जियानू कंपनी में कभी एक्स्ट्रा काम नहीं करता था। वो अपना शिफ्ट खत्म होते ही निकल जाता था। उसके अंदर बिना बात करने का तरीका था, तो ये नॉर्मल था कि उसे वो कंपनी कल्चर समझ ना आए। इसके अलावा मेरी वजह से जो उसने छुट्टियां ली थी, उसकी वजह से मैनेजर उसे इनडायरेक्ट तरीके से जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा था। मैं समझ गया वो क्या कहना चाहता है। रिजाइन करना ठीक है, लेकिन जब मैंने कोई गलती नहीं की तो वो मेरी कॉम्पेंसेशन का 1 पैसा भी नहीं काट सकते। ये बस एक छोटी सी बेवकूफाना दिक्कत है। रिलैक्स रहो, ये मुझ पर छोड़ दो। जियानू की कंपनी माइक्रोलोन्स का काम करती थी। उस दिन मैंने एक फॉर्मल सूट पहना, अपने बालों में अच्छी तरह ऑयल लगाया, वो नकली ब्रांड की वॉच पहनी जो मेरे पास सालों से थी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लॉबी में घुसा। गुड मॉर्निंग सर, क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपने मैनेजर को बाहर बुलाओ। थोड़ी देर में एक मोटा आदमी सूट में जल्दी जल्दी आया। वो मेरी याद के फोटो से मैच कर रहा था। सही है, यही था वो। गुड मॉर्निंग सर, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? मुझे फंडिंग चाहिए, 2 मिलियन। 2 मिलियन? हाँ बिल्कुल। अगर 200 होते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता, मैं हुआवी से ले लेता। उस दिन मैंने उस कमीने मैनेजर को बिजनेस, प्रोडक्ट्स, क्लासिकल पोइट्री और लाइफ फिलॉसफी की बातों में उलझाए रखा। आखिर में मैं बिना अपना नंबर दिए ही चला गया।
अगले दिन मैं फिर गया और ऐसे ही 1 हफ्ते तक लगातार करता रहा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि मैं उसकी खिंचाई कर रहा हूँ। जब मैं फिर गया तो उसने मुझे भाव देना बंद कर दिया। मैं डिजिटल मीडिया में काम करता हूँ। मेरे पास कोई और टैलेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। मैंने अपने अकाउंट पर हेल्प मांगते हुए एक पोस्ट डाला। वाह! बहुत से लोग जो जस्टिस चाहते थे, वो आगे आए। कुछ ने कहा वो अपनी वाइफ के साथ आएंगे, कुछ ने कहा वो हैमर लेकर आएंगे। एक भाई जो अभी-अभी जेल से बाहर आया था, उसने कहा वो अपना टूल निकालकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये इंटरनेट के लोग बहुत क्लेवर हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं सच में उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। कुछ दिनों बाद वो मोटा मैनेजर सहन नहीं कर पाया और उसने मुझे कॉल किया। जैसे ही मैंने फोन उठाया मैं पॉइंट पर आया। तुम एम्प्लॉय को निकाल सकते हो, लेकिन उसे पूरी कॉम्पेंसेशन पे करो। बॉस पैसे देने पर रेडी हो गया, लेकिन उसके रेजिग्नेशन के दिन मैं उसके साथ गया। जब मैनेजर ने मुझे देखा तो उसका चेहरा करेले जैसा हरा हो गया। दूसरे एम्प्लॉयज तो लगभग मुझ पर झपटना चाहते थे। मैं दूसरी तरफ बिना किसी टेंशन के हाथ हिला रहा था। जी आनू, मेरे बगल में सोच में पड़ गया। तुम्हारे उनके साथ अच्छे रिलेशन हैं? हाँ, बहुत अच्छे। बेसिकली हमारे बीच डीपली बात हुई है। जियानू ने एक और हफ्ता रेस्ट किया। हर दिन जब मन करता तब उठता था। वो उठता और उसे मेरा बनाया हुआ खाना मिलता। वो शिकायत करता कि उसका वेट इस हफ्ते 3 किलो बढ़ गया है। मुझे अच्छी तरह थैंक यू बोलने के बाद उसने रेज्यूमे भेजना, इंटरव्यू देना और रिप्लाई का वेट करना शुरू कर दिया। एक मोमेंट के लिए मैंने सोचा कि उसे अपने साथ डिजिटल मीडिया में काम करना सिखा दूं। हम दोनों पूरा दिन घर पर रहेंगे। ये काफी अच्छा लग रहा था। मैं मानता हूं कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। घर में एक सुंदर लड़की का होना आंखों को अच्छा लगता है। लेकिन एक कॉल ने सब खराब कर दिया। जियानू को सिफान डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई जॉब मिल गई, मेरे घर से मेट्रो से 1 घंटे की दूरी पर। उस रात हमने ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट किया। मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछा, तुम कब शिफ्ट होने का सोच रहे हो, क्या हेल्प चाहिए? जब मैंने कहा कि मैं शिफ्ट होने वाला हूं, लेकिन तुम्हारी नई कंपनी तो बहुत दूर है। दूर नहीं है। पहले तो तुम ऐसा नहीं कहते थे। तुम्हारी पिछली जॉब में जब 40 मिनट ज्यादा लगते थे तो तुम शिफ्ट होना चाहते थे। अगर वो तुम्हें फिर से परेशान करे तो मुझे ढूंढना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। उस मोमेंट पर लैंडलॉर्ड अचानक अंदर आ गया। एक्सक्यूज मी, मैंने ये घर बेच दिया है। बायर को जल्दी है। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप जितना जल्दी हो सके शिफ्ट हो जाएं। मैं फ्रीज हो गया। मुझे रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। मैं बस घूमकर जियानू को देख सकता था। हम यहाँ और नहीं रह सकते। तुम कहाँ जाने का सोच रहे हो? सिफान, कंपनी के पास। ज्यादा क्वाइट है। और तुम? लगता है मैं सिटी के बाहर जाऊंगा, कोई शांत, सस्ता और इंस्पिरेशन वाली जगह ढूंढने। हम दोनों में से किसी ने भी साथ रहने की बात नहीं की। एक भयानक खामोशी छा गई। आखिरकार जो टाइम हमने साथ बिताया वो बहुत कम था। पहले के कॉन्फ्लिक्ट से लेकर एक दूसरे को समझने तक और फिर शोल्डर टू शोल्डर फाइट करने तक। दिन बहुत जल्दी बीत गए। अगर हमें आधा साल और मिलता तो मुझे यकीन था कि मुझ में वो बोलने की हिम्मत होती जो मैं फील करता था, उससे पूछने की क्या वो मेरे साथ एक घर बनाना चाहती है। लेकिन अब अगर मैं ऐसा करता तो लगता कि मेरी बुरी नीयत है। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे साथ सिफान चलूं और हम साथ में एक फ्लैट ढूंढे तो इससे पैसे बचेंगे। वो क्या है ना, मेरी कंपनी में जो नया कॉलीग आया है उसने पहले ही मेरे साथ रहने का प्लान बना लिया है। शिफ्ट होने के दिन मैंने जियानू की लगेज में हेल्प की। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मेरे शोल्डर से धूल साफ की। क्या तुम्हें एक हक चाहिए? नेचुरली मैंने उसे टाइट हक किया और देखा कि कैसे पैकअप वाला ट्रक उसे बहुत दूर ले गया। वो हवा के साथ उड़ गई, जैसे मेरा वो प्यार जो अभी अभी शुरू हुआ था और पहले ही जड़ से उखाड़ दिया गया था। मुझे याद नहीं कि वो मेरे आर्म से कैसे दूर हुई। मुझे ये भी याद नहीं कि हमने कैसे गुड बाय कहा। जब उसने मुझे टाइट हक किया तो मेरे दिमाग में बस ये 4 वर्ड्स आए, किस्मत अपना खेल खेलती है। आखिर में मैं बस खाली सड़क के सामने जोर से हाथ हिला सका। तब से वी चार्ट पर हमारी कॉन्वर्सेशन 6 सितंबर पर ही रुक गई। अगले दिन मैं भी शिफ्ट हो गया। मैंने दोस्तों के ग्रुप को बुलाया और शोर शराबे के बीच हमने पूरा दिन पैकिंग में बिता दिया। जब हमने खत्म किया तो रात हो चुकी थी। हमने ड्रिंक करने के लिए रोड के किनारे एक बारबेक्यू स्टॉल ढूंढा। उस फेमिलियर फीलिंग ने मुझे एक झटके में रियलिटी में वापस ला दिया। वो छोटी आवाज मेरे दिल में थोड़ी हल्की होती लगती थी। चेम्बो, वो सुंदर लड़की कहाँ है जिसके साथ तुम काम करते थे? वो शिफ्ट हो गई। और तुम लोग साथ में रेंट पर क्यों नहीं रहे? वो सिफान डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, वो मेरे साथ रेंट पर क्यों रहेगी? मुझे सच बताओ, क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो? झूठ मत बोलो। नहीं। तो फिर तुमने 2 बेडरूम फ्लैट क्यों रेंट पर लिया? उन वर्ड्स ने एक हैमर की तरह अटैक किया, मेरे दिमाग के प्रोटेक्टिव कवर को तोड़ दिया। क्या मुझे अकेले रहने के लिए 2 बेडरूम फ्लैट की जरूरत है? इससे पहले कि मेरा दोस्त ये बोलता, मुझे खुद को भी रियलाइज नहीं हुआ था। काफी देर ढूंढने के बाद मैंने एक बहुत महंगा और सिफान डिस्ट्रिक्ट के बहुत पास वाला प्लेस चुना। यहां तक कि मैं खुद भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। शायद जैसे मेरे दोस्त ने कहा, मेरे सबकॉन्शियस में मैं अभी भी जियानू के वापस आने का वेट कर रहा था। लाइफ वैसे ही नॉर्मल रूटीन में वापस आ गई, लेकिन कुछ हैबिट्स को बदलना इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि मैं हमेशा जरूरत से ज्यादा खाना बनाता हूँ। मुझे अब भी बाहर से खाना मंगवाने की आदत नहीं है।
वो आलसगार हो गया। कभी कभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाता हूँ। खाली बेडरूम भले ही उसे कोई ऑक्यूपाई नहीं करता, मैं उसे तब तक साफ करता हूँ जब तक वो चमक ना जाए। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक के बाद एक बिजली कड़क रही थी। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था, अपने हॉरर स्क्रिप्ट में खोया हुआ था। सोच रहा था कि क्या बेड के नीचे का भूत ज्यादा डरावना होगा या दरवाजे के बाहर कुछ और भी ज्यादा डरावना। सोचते हुए मैंने बेड के नीचे देखने के लिए नीचे झुका। मुझे लगा कोई गंदी चीज है, लेकिन वो कुछ अनएक्सपेक्टेड निकला। जियानू का खोया हुआ यूएसबी ड्राइव यहाँ कैसे आया? किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं डर के मारे उछल पड़ा। दरवाजा खोलने पर एंट्रेंस पर एक लड़की पूरी तरह भीगी हुई खड़ी थी। क्या तुम पागल हो? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे जियानू? और अब तुम क्या कर रही हो? वो क्या है ना, रियल एस्टेट एजेंट्स बहुत ग्रीडी हैं। क्या मैं तुम्हें डायरेक्ट रेंट ट्रांसफर कर सकती हूँ? इससे कमीशन बच जाएगा। तुम्हारा किसी रूममेट को वेलकम करने का तरीका काफी अलग है। जल्दी जाकर शावर ले लो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। इस घर के हीटर में बिजली का लीक है। नहीं, मैंने खुद कई बार चेक किया है। अच्छा, वैसे तुम मेरा पता कैसे मिला? मैंने एजेंसी के लड़के से पूछा। हम दोनों ने सेम एजेंट से कांटेक्ट किया था, याद है? वो अच्छा बंदा है, उतना ग्रीडी नहीं है जितना तुम बोल रहे हो। हाँ, लड़का अच्छा बंदा है, मुझे पता है। मेरा मतलब था कि वो बहुत डार्क कलर का है। सही में वो बहुत डार्क है। जियानू एक छोटा सा गाना गुनगुनाते हुए सेकेंडरी बेडरूम में चला गया। मैं हॉल के सोफे पर लेटा हुआ था और मेरी उंगलियों के टिप पर अभी भी बारिश की वो ठंडी नमी बाकी थी, जिसमें वो भीग गई थी जब मैंने उसे हक किया था। मैं उठा और बचा हुआ खाना गर्म करने के लिए किचन में चला गया। जब जियानू अपना कमरा सेट कर लेगी तो जरूर उसे फिर से भूख लगेगी। मैं उसकी भूख अच्छी तरह जानता था। देखने में वो पतली और छोटी लगती थी, लेकिन जब खाने पर आती थी तो कोई नाट नाटक नहीं करती थी। पहले पुराने घर में जब भी मैं 4 डिश और एक सूप बनाता था, वो हमेशा मुझसे आधा बोल ज्यादा चावल खा जाती थी। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाजा खुला। जियानू साफ सुथरे लाइट पिंक पिजामा पहनकर बाहर आई। वो सोफा पर गिर सी गई, टेबल पर रखे गरम खाने को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, तुमने इसे गर्म कर दिया। वैसे तो मैंने अच्छी तरह डिनर कर लिया था, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं 2 निवाले और खा सकती हूँ। मैंने खटियां उठाई और खाना शुरू किया, जबकि वो अब बिल्कुल वो लड़की नहीं लग रही थी जो बारिश में भीग कर आई थी, और ना ही उन अलग रहे दिनों की दूरी दिख रही थी। ऐसा लगा जैसे 2 हफ्ते की दूरी कभी हुई ही नहीं थी, जैसे वो हमेशा से इस घर में रहती हो। मैं उसके सामने बैठ गया और उसे खाते हुए देखता रहा। बिना जाने मेरे होंठ पर एक स्माइल आ गई। तुम तो कह रही थी कि नए रूममेट के साथ बहुत अच्छी बन रही है, फिर अचानक क्यों शिफ्ट हो गई, और वो भी इतनी तेज बारिश में? क्या हो अगर मेरी कोई नई रूममेट पहले से होती? जियानो के हाथ में चॉपस्टिक्स एक मोमेंट के लिए रुक गईं और उसके कान के कोने थोड़े लाल हो गए। उस रूममेट को बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। उसकी अजीब ही आदत थी। पहले ही दिन शिफ्ट होते ही वो शिकायत करने लगा कि मैं शावर में ज्यादा टाइम लेती हूँ और रात को उठने पर शोर करती हूँ। वो जितना बोल रही थी उतना ही मुंह बनाकर शिकायत कर रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने घर में कंपनी के बॉस उसे परेशान करते थे। एकदम सेम। आखिर में उसकी आवाज धीमी होती गई और उसने अपना सर झुका लिया। मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसके कान इतने लाल थे जैसे खून निकल आएगा। मेरा दिल पिघल गया। मैं भला उसकी ओर खिंचाई कैसे करता? मैंने हाथ आगे बढ़ाया और उसके बालों को बिखेर दिया। बालों का फील अब भी पहले जैसा था, सॉफ्ट और फ्लफी। अगर आना चाहती हो तो आ जाओ। इस फ्लैट में 2 बेडरूम है। खाली रहने से अच्छा है कि कोई रहे। तुम्हारे आने से घर में रौनक आ जाती है। सच में? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं एक परेशानी हूं? परेशानी? हाँ, बिल्कुल हो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लाइफ की प्रैक्टिकल बातें नहीं पता, और हमेशा मेरी चीजों को बिना पूछे हाथ लगाती हो। लेकिन चलो, तुम सुंदर हो तो मैं जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन शर्तों के साथ। पहली बात, मेरे स्टडी रूम में मत आना और मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, खासकर मेरे मैन्यूस्क्रिप्ट्स और यूएसबी। वो मेरा खजाना है। दूसरी बात, खाना मैं बनाऊंगा, लेकिन बर्तन धोना, टेबल साफ करना, कचरा बाहर फेंकना, ये सब काम तुम्हारे हैं, कोई आलस नहीं। तीसरी बात, रात को नहाने से पहले तुम्हें मेरे वाटर हीटर चेक करने का वेट करना पड़ेगा। पिछली बार जैसा मत करना, अचानक कुछ होने वाला था। मैंने सुन लिया। अब से मैं अच्छी लड़की बनकर रहूंगी। तुम्हारी चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, टेबल साफ करूंगी और नहाने से पहले तुम्हारे चेक करने का वेट करूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें परेशानी नहीं दूंगी। वो ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है, लेकिन मुझे पता है कि उसकी बातों पर सिर्फ आधा ही भरोसा किया जा सकता है। जरूर कुछ दिनों में वो फिर से मेरे नियमों के साथ खेलने लगेगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये पसंद है, बजाय एक ठंडे घर में अकेले रहने के। अच्छा है कि वो कभी कभी थोड़ा शोर करे, कम से कम घर में जान तो रहती है। खाने के बाद जियानो खुद से ही बर्तन उठाती है, किचन में जाकर नल खोलती है और धोना शुरू करती है। मैं दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाकर उसे देखता हूँ। वो बहुत सफाई से तो नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से बर्तन धोती है, डर के मारे कहीं टूट न जाए।
सुनो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ? एजेंट ने तुम्हें मेरा एड्रेस देने की हिम्मत कैसे की? मैंने सोचा थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। मैंने एजेंसी के लड़के से बहुत रिक्वेस्ट की और उसके लिए मिल्क टी खरीदी। मैंने उससे कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं, काम को लेकर थोड़ा गलतफहमी हो गई थी और अब मैं पैचअप करना चाहती हूँ। वो पिघल गया और उसने एड्रेस दे दिया। उसने ये भी बताया कि जब तुम शिफ्ट हुए थे तो तुमने खास तौर पर पूछा था कि क्या 2 बेडरूम वाला फ्लैट है और एक कमरा खाली छोड़ोगे। उसी वक्त उसने गेस कर लिया कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैंने बस सोचा 2 बेडरूम ज्यादा बड़े होंगे, एक रहने के लिए और दूसरा स्टडी रूम के लिए। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। अच्छा जी, तो फिर पुराने घर में वो कौन था जिसने मुझसे पूछा था कि क्या हम साथ में सिफान चलकर रेंट पर रहें? कौन था वो? किसके पास सबसे पहले पूछने का दम था? बच्ची मत बनो और पुरानी बातें मत निकालो। जल्दी जाकर अपने बाल सुखाओ, नहीं तो कल सर दर्द होगा और कोल्ड हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं है। मैं ऐसा बोलता तो हूँ, लेकिन घूमकर हेयर ड्रायर लेता हूँ, प्लग लगाता हूँ और उसके बाल सुखाने में हेल्प करता हूँ। जियानू एक मोमेंट के लिए रुकती है, लेकिन बात मानकर सोफा पर बैठ जाती है। मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता हूँ, अपनी उंगलियां उसके लंबे बालों में आराम से घुमाता हूँ। हेयर ड्रायर की गर्म हवा धीरे धीरे चलती है। बालों के लच्छे मेरी उंगलियों में उलझते हैं, इतने सॉफ्ट कि लगता ही नहीं सच है। घर बहुत शांत है, बस हेयर ड्रायर की आवाज आ रही है। उसी मोमेंट पर अचानक मेरे दिमाग में एक बात आती है। पिछली बार तुमने पुराना घर लगभग जला ही दिया था और अब तुम किचन में हाथ डालने की हिम्मत कर रही हो। बाहर जाकर वेट करो, मैं संभाल लेता हूँ। 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। जियानू बात मानती है और किचन के एंट्रेंस पर हट जाती है। फ्रेम पर टेक लगाकर मुझे बिना पलके झपकाए किसी फैन की तरह देखती है। चेनबो, तुम्हें सब कुछ कैसे आता है? तुम खाना बनाते हो, चीजें ठीक करते हो और मुझे डिफेंड भी करते हो। तुम अमेजिंग हो। उसके इस तरह तारीफ करने से मुझे थोड़ी शर्म आ जाती है। मैंने अपने हाथ नहीं रोके। 2 अंडे फ्राई किए, 2 ब्रेड स्लाइस टोस्ट किए, 2 ग्लास दूध गर्म किया और सिंपल ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। जियानो मुंह हाथ धोकर टेबल पर बैठती है और ब्रेकफास्ट चट कर जाती है। खाते हुए वो तारीफ करती रहती है। मजा आ गया, बहुत डिलिशियस है। तुम इतने स्किल्ड कैसे हो सकते हो? बाहर मिलने वाले ब्रेकफास्ट से भी ज्यादा टेस्टी है। मैं ये हर दिन खा सकती हूँ। तुम्हारा ब्रेकफास्ट मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अगर मैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स में बिजी रहा तो तुम डिलीवरी से खाना मंगवाना, मेरे भरोसे मत रहना। उसने सर उठाया और मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी और उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मेरी आंखों में इतनी चमक लगी कि मैं आंखें खोल नहीं पा रहा था। उसी मोमेंट पर अचानक मुझे लगा कि जिसे लोग नॉर्मल रूटीन लाइफ कहते हैं, वो बस यही है। एक घर, 2 लोग, 3 वक्त का खाना, 4 मौसम, सुबह का ब्रेकफास्ट और शाम का लौटना। जियानो का नया ऑफिस सिफान में 9 से 6 का था। कभी कभी एक्स्ट्रा काम भी होता था। हर सुबह में 10 मिनट पहले ब्रेकफास्ट तैयार कर देता। वो खाना खत्म करती और जल्दी में निकल जाती। शाम को काम से वापस आने पर मेरा डिनर लगभग रेडी रहता था। उसने अपना प्रॉमिस निभाया। हर दिन खाने के बाद वो बर्तन धोती, किचन और हॉल साफ करती। भले ही वो कभी कभी थोड़ी केयरलेस हो जाती थी, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत इंप्रूव हो गई थी। मैं अपना फ्रीलांस काम करता रहा। पूरे दिन घर पर लिखना, ड्राइंग करना और वीडियोज एडिट करना। दिन नॉर्मल और शांत बीत रहे थे। जब जियानु जल्दी काम से घर आती तो हॉल के सोफा पर बैठकर आराम से बुक पढ़ती या मोबाइल चलाती। मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती। कभी कभी मेरे लिए एक ग्लास गुनगुना पानी ले आती। लेकिन ये शांत साथ रहना धीरे धीरे एक अजीब से रोमांस से भर गया, जैसे कोई बारीक सा पर्दा हो। किसी ने उसे तोड़ा नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की आंखों में फर्क महसूस कर सकते थे। जैसे कि रात को जब हम साथ में टीवी देखते थे तो वो अनजाने में मेरे शोल्डर पर सर टेक देती थी। जब वो हॉरर सीन्स देखती थी तो मेरा हाथ जोर से पकड़ लेती थी, मेरे सीने से लग जाती थी और कांपते हुए बहुत बोल्ड आवाज में कहती थी कि उसे डर नहीं लग रहा। मुझे डर नहीं लगता। वो मेरे लिए हॉल की लाइट ऑन छोड़ देती थी, एक गिलास गर्म दूध करके मेरे डेस्क पर रख देती थी, फिर अपने कमरे में सोने चली जाती थी। जैसे कि बारिश के दिनों में मैं उसके ऑफिस से निकलने का टाइम कैलकुलेट करता था और छतरी लेकर मेट्रो स्टेशन उसे लेने पहुंच जाता था। वो मेरा हाथ पकड़कर पानी के गड्ढों में पैर रखते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलती थी। वीकेंड्स पर हम शायद ही कभी बाहर जाते थे। मोस्टली हम घर पर ही रहते थे। मैं अपने टेक्स्ट्स पर काम करता था, वो घर साफ करती थी या कुछ स्नैक्स बनाना सीखती थी। भले ही उसके स्नैक्स सही बनने के चांस कम होते थे, फिर भी जब भी वो कुछ बना लेती तुरंत मुझे टेस्ट करवाने ले आती थी। एक सैटरडे को मैं घर पर वीडियो एडिट कर रहा था। नॉन स्टॉप काम चल रहा था, यहाँ तक कि मैंने लंच करना भी भूल गया। जियानु ने ध्यान दिया, उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। वो साइलेंट तरीके से किचन में गई, इंटरनेट पर ट्यूटोरियल देखा और वॉन्टन्स बनाना सीखा। जब मैंने काम खत्म किया और स्टडी रूम से बाहर आया तो टेबल पर टेढ़े मेढ़े और अजीब शेप के वॉन्टन्स का एक प्लेट रखा था। वो आटे से भरा एप्रन पहने खड़ी थी, हाथों में भी आटा लगा था।
वो उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने उन अजीब शेप के वॉन्डन्स को देखा। कुछ की पत्ती टूटी हुई थी, कुछ का मसाला बाहर आया हुआ था। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने एक स्पून उठाया और एक टेस्ट किया। टेस्ट बुरा नहीं था, बस नमक थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा सॉल्टी था। जियानो मुझे नर्वस होकर देख रही थी। कैसा है, कैसा है? अच्छा है, बुरा है, पासिबल है, बस तुमने नमक ज्यादा डाल दिया, अगली बार कम डालना, मैंने स्माइल करते हुए कहा और वॉन्टन्स का पूरा प्लेट खा गया। जियानो ने जब मुझे खत्म करते देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी, जैसे किसी बच्ची को तारीफ मिल गई हो। उस दोपहर हम बालकनी में बैठकर धूप सेक रहे थे। वो चेयर पर आराम से बैठकर आंखें बंद किए हुए थी। चेम्बो, बताओ ना, क्या हम जो हैं उसे रूममेट्स माना जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम ना सिर्फ सबसे अच्छे रूममेट्स हैं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। उसने चमकती आंखों से मुझे देखा। उसकी नजरों में एक ऐसा इमोशन था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बोला, बस एक हल्की सी आवाज निकाली। मुझे पता था वो क्या सोच रही है, और जो मैं सोच रहा था वो दोस्त और रूममेट्स की लिमिट से आगे निकल चुका था। बस हम दोनों वेट कर रहे थे, सही टाइम का वेट कर रहे थे, दिल में छुपे उस प्यार को बोलने की हिम्मत का वेट कर रहे थे। दिन बीतते गए, मौसम धीरे धीरे ठंडा होता गया। आखिर ऑटम आ गया, लेकिन घर दिन ब दिन और वार्म होता जा रहा था। हर दिन काम से लौटने पर दरवाजा खोलते ही खाने की खुशबू आती थी। कोई बात करने वाला था। अब वो मेरी अकेली ठंड नहीं थी। ऐसे दिन मैं उन्हें और ज्यादा वैल्यूएशन देने लगा था, और उन्हें खोने से डर भी लगता था। लेट ऑटम का एक वीकेंड था। हल्की बारिश हो रही थी। मौसम ठंडा और ग्रे था। हम दोनों का बाहर जाने का कोई मन नहीं था। हम हॉल में आराम से बैठे थे। मैं पुराना मटेरियल ऑर्गेनाइज कर रहा था। जियानो एक कुशन को हक किए सोफा पर मोबाइल चला रही थी। एटमॉस्फेयर बहुत काम और कोजी था। अचानक मोबाइल चलाते चलाते जियानो ने गहरी सांस ली। उसका मूड एकदम ऑफ हो गया। उसने मोबाइल एक तरफ फेंका, अपने घुटनों को हक किया, सर उनके बीच झुका लिया और एकदम शांत हो गई। मैंने नोटिस किया कि उसे कुछ हुआ है। मैंने काम रोका और उसकी बैक पर हल्की थपथपाई दी। क्या हुआ? अचानक सैड क्यों हो गई? काम में कोई दिक्कत हुई या किसी ने परेशान किया? मैंने बहुत सॉफ्ट टोन में पूछा, ताकि वो डर ना जाए। उसने सर हिलाकर मना किया। काफी देर बाद उसने सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, आंखों में आंसू भरे थे। उसने मुझे देखा और अटकती आवाज में कहा कि आज उसके पापा की डेथ एनिवर्सरी है। मुझे याद आया कि पहले उसके बर्थडे के दिन उसने मुझे बताया था कि उसके पापा गुजर गए हैं। परिवार का सारा पैसा इलाज में चला गया था, इसलिए वो काम करने आई और सस्ता फ्लैट रेंट पर लिया। मैंने कभी उससे उसके पास्ट के बारे में ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की। डर लगता था कि कहीं उसके जख्म न हरा हो जाएं। मैंने हाथ बढ़ाया और उसे हक कर लिया। मैंने उसे अपने शोल्डर पर सर टेकने दिया, उसकी बैक को आराम से सहलाते हुए, जैसे किसी बच्ची को चुप करवा रहे हो। जियानो अब खुद को रोक नहीं पाई और मेरी बाहों में रो पड़ी, दबी हुई और उदास आवाज के साथ। उसने इतने टाइम से जमाए हुए गुस्से और यादों को बाहर निकाल दिया। मैंने उसे हक किया। मैं उसके बॉडी का कांपना फील कर सकता था और मेरा दिल भी उदास हो गया, टेंडरनेस और पिटी से भर गया। ये लड़की जो इतनी भोली और हैप्पी लगती थी, केयर फ्री लगती थी, एक्चुअली में अपने दिल में कितना कुछ छिपाए हुए थी, कितनी उदासी छिपाए हुए थी। बचपन में वो एक अच्छे परिवार से थी, पेरेंट्स के लाड़ प्यार में बड़ी हुई थी, कभी कोई तकलीफ नहीं देखी थी। वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। उसके पापा उसे डांटते नहीं थे, बस कहते थे कि जब तक वो खुश है तब तक काफी है। उसकी मम्मी तभी चली गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसके पापा ने ही जियानो को अकेले पाला था, उसकी हर बात मानी थी। 3 साल पहले जियानो के पापा को अचानक कैंसर डायग्नोज हुआ और वो लास्ट स्टेज पर था। उस वक्त जियानो ने अभी कॉलेज स्टार्ट ही किया था। जब उसे ये न्यूज मिली तो वो एकदम शॉक हो गई। पापा के इलाज के लिए उन्होंने घर और बिजनेस भेज दिया, सारी सेविंग्स खत्म कर दी, जितने रिलेटिव्स और दोस्तों से हो सकता था बोरोवर किया, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। जिस दिन जियानो के पापा गुजर गए, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अपना ख्याल रखना, अपने आप को सैक्रिफाइस मत करना, खुश रहना, किसी ऐसे को ढूंढना जो उससे प्यार करे, उनके जैसा मत बनना। जियानो ने प्रॉमिस किया था, लेकिन जियानो अपने पापा को याद किए बिना नहीं रह सकती थी। जब भी वो दूसरी लड़कियों को उनके पापा के प्यार के साथ देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था। ग्रेजुएशन के बाद जियानो अपने होम टाउन में नहीं रहना चाहती थी, जहां पेनफुल मेमोरीज थीं। तो वो अकेले इस सिटी में आ गई, सबसे सस्ता फ्लैट रेंट पर लिया और एक ऐसी जॉब ढूंढी जिससे वो सर्वाइव कर सके। उसने अपने रिलेटिव से कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं की, डर के मारे कि वो पूछेंगे कि वो कैसी है, और इस डर से भी कि वो अपने आंसू रोक नहीं पाएगी। पहले जब हम पुराने फ्लैट में रहते थे तो उसे हमेशा मेरे साथ बहस करना और मेरी चीजों को बिना परमिशन हाथ लगाना पसंद था,
एक्चुअली में वो बहुत अकेली थी। वो इम्पोर्टेंट फील करना चाहती थी कि कोई उससे बात करे। बाद में जब हम पास आए, मैंने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसे डिफेंड किया। तभी जियानो को लगा कि ये सिटी अब इतनी ठंडी नहीं है। अच्छा है कि कोई उसके साथ है। इन 2 हफ्तों में जब हम अलग थे, ना वो ढंग से सो पा रही थी, ना ढंग से खा पा रही थी। हमेशा एक खालीपन फील होता था। चाहे वो कहाँ भी रहे, उसे नहीं लगता था कि वो घर है। सिर्फ तभी जब वो मेरे साथ होती थी, वो रिलैक्स्ड फील करती थी। उसने एक बार में बहुत सारी बातें बोल दी। वो सारे थॉट्स जो उसने अपने दिल के डीप कॉर्नर में छिपाए हुए थे, उसने मुझे सब बता दिया। मैंने उसे हग किया, अपने सीने में एक गहरी टेंडरनेस फील की। मैं उसे दुनिया की सारी खुशी देना चाहता था। ये लड़की भले ही केयर फ्री लगती थी, एक्चुअली में सेंसिटिव थी और उसे प्यार की जरूरत थी। उसके सारे छोटे नखरे और अदाएं बस एक आर्मर थे, खुद को छिपाने के लिए, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक बच्ची थी जिसे प्यार चाहिए। मैंने उसे टाइट हग किया, एक गहरी और सिंसियर आवाज में कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अकेली नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे पापा की जगह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। जो भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जियानू ने सर उठाकर मुझे देखा। उसके गालों पर अभी भी आंसू थे। उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड और सिक्योरिटी भरी थी। चेम्बो, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? सच है। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब से मैं तुम्हारे सारे बर्थडेज तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। अगर कोई तुम्हें हर्ट करेगा तो मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा। अगर तुम अकेली होगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है। जियानो ने जोर से सर हिलाया और मेरी बाहों में आ गई। उसने मुझे टाइट हग किया, अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया और धीरे से बोला, ठीक है, हम हमेशा साथ रहेंगे। उस मोमेंट पर 2 अकेले दिल एक साथ मजबूती तरीके से जुड़ गए। अब कोई दूरी नहीं थी। वो सारे छुपे हुए फीलिंग्स दिल में, वो अजीब सा रोमांस, उस मोमेंट पर उन्होंने अपनी जगह ढूंढ ली। हम दोनों जानते थे कि काफी टाइम से हम एक दूसरे की लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। उस रात मैंने एक बड़ा टेबल सजाया, उसके फेवरेट डिशेस के साथ, और एक जूस की बोतल खोली। मैंने उसके पापा को याद करने में उसका साथ दिया। मैंने उससे कहा कि अब से हर साल इस डेट पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर उसे अपने पापा की याद आए तो मुझे बताए और मैं हमेशा उसकी बात सुनूंगा। जियानो ने स्माइल किया और सर हिलाया। उसकी आंखों की उदासी थोड़ी कम हो गई। उसकी जगह टेंडरनेस और सिक्योरिटी ने ले ली। मैं जानता था कि उस मोमेंट से अब वो भटकती हुई लड़की नहीं थी। उसके पास एक सपोर्ट था, एक घर था। इस घर में मैं था। दिन आराम से बीत रहे थे और अचानक विंटर आ गया। मौसम दिन ब दिन और ठंडा होता जा रहा था, लेकिन घर के अंदर हीटिंग की वजह से बहुत कोजी और वार्म था। हमारा रिश्ता अब रूममेट से आगे बढ़कर 2 ऐसे लवर्स का बन चुका था जिन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। बस फर्क इतना था कि किसी ने भी अभी तक फॉर्मली कन्फेस नहीं किया था। हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहकर हर चीज का सामना करने का प्रॉमिस करते थे। जियानो की नई कंपनी का बॉस लगभग 40 साल का एक आदमी था, जिसकी नीयत खराब थी। पहले भी उसने जियानो के साथ अजीब हरकतें की थीं। हमेशा काम का बहाना बनाकर उसे अकेले अपने ऑफिस में बुलाता था, चाहे एक्स्ट्रा काम करवाना हो या अपने पर्सनल काम करवाना हो। जियानो ने ये सब बिना मुझे कुछ बताए सहा, क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी और डर थी कि कहीं मैं कोई गुस्सा न दिखा दूं। लेकिन एक रात जियानो रात के 10 बजे के बाद घर लौटी। वो बहुत थकी हुई और परेशान लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। जैसे ही वो अंदर आई, वो खुद को रोक नहीं पाई और मेरी बाहों में रो पड़ी। मैं घबरा गया। मैंने उसे हक किया और पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ है? जियानो ने काफी देर तक रोने के बाद मुझे बताया कि उसके बॉस ने आज फिर से उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। उसने उसे गलत तरीके से छूने और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। वो अपनी पूरी ताकत से पीछे हटी और किसी तरह वहां से भाग निकली। लेकिन बॉस ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैं गुस्से से कांपने लगा। मेरा मन कर रहा था कि अभी जाकर उस परवर्ट बॉस को पीट दूं। मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की हिम्मत! मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गुस्से में कोई गलत स्टेप मत उठाओ। उससे लड़ने मत जाओ। वो बॉस है, हम उससे लड़ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा मैं जॉब छोड़ दूंगी, हर कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी, कोई बात नहीं। जियानो ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाने की कोशिश की। रिजाइन? क्यों? तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम्हें ये सब सहते हुए जॉब क्यों छोड़नी पड़ेगी? अगर उसने तुम्हें हरास किया है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसको मैं देख लूंगा। मेरा टोन बहुत फर्म था। मैंने जियानो को शांत किया। उससे कहा कि वो घर पर आराम करे, ज्यादा ना सोचे और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं गुस्से में कंपनी में हंगामा करने नहीं गया। पहले मैंने प्रूफ्स इकट्ठा किए।
मैंने जियानू से कहा कि वो बॉस के हरासमेंट के सारे चैट रिकॉर्ड्स, फोन कॉल्स और जो दूसरे कोलीग्स ने देखा था उन सब एविडेंसेस को ऑर्गेनाइज करे। मैंने उन कोलीग से भी कांटेक्ट किया जिनसे जियानू की अच्छी बनती थी, ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके। पता चला कि वो परवर्ट बॉस सिर्फ जियानू को नहीं बल्कि कंपनी की दूसरी फीमेल एम्प्लॉइज को भी हरास करता था, लेकिन सभी अपनी जॉब खोने से डरते थे। वो आपस में तो कंप्लेंट करते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैं काफी टाइम से कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम कर रहा था। मेरे काफी जर्नलिस्ट और ब्लॉगर दोस्त थे। इस वर्क प्लेस हरासर से निपटने के लिए मेरे पास बहुत तरीके थे। पहले मैंने अनोनिमस तरीके से पेरेंट कंपनी के इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट को सारे प्रूफ्स भेज दिए। फिर मैंने लोकल लाइफस्टाइल ब्लॉगर से कांटेक्ट किया और इस मैटर को समझदारी से सबके सामने रखा। सून उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भेजा। वो परवर्ट बॉस मना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रूफ्स एकदम सॉलिड थे। इसके अलावा दूसरी फीमेल एम्प्लॉइज भी उसके खिलाफ टेस्टिमनी देने आगे आईं। वो झूठ नहीं बोल पाया। कंपनी ने उसे तुरंत जॉब से निकाल दिया और पब्लिक अपॉलॉजी भी इशू की। उन्होंने सभी हरास्ड फीमेल एम्प्लॉइज से माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि कंपनी मैनेजमेंट को बेटर करेंगे ताकि ऐसा फिर से ना हो। जब जियानो को ये न्यूज मिली तो उसने कहा, चेम्बो, तुम अमेजिंग हो। तुमने इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे लगा था इसमें बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल, आखिर तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो? मैंने बिना सोचे बोल दिया। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गर्लफ्रेंड बोल दिया है और मैं थोड़ा शर्मा गया। जियानो भी एक मोमेंट के लिए शॉक हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो अपने टोस पर खड़ी हुई, मेरे गाल पर किस किया और धीरे से बोली, हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और अब से तुम्हें हमेशा मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे दिल में मिठास भर गई। मैंने उसे हग किया और अपना सर झुकाकर उसे किस किया। वो किस बहुत सॉफ्ट और डीप था। उसमें हमारा सारा प्यार और साथ था। वो कोई पैशनेट किस नहीं था, लेकिन हमेशा याद रहने वाला था। उस दिन के बाद से हमने ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को कंफर्म कर लिया। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, बल्कि हम खुलकर लवर्स बने। वो शेयर्ड फ्लैट अब पूरी तरह से हमारा छोटा सा घर बन गया था, मिठास और वार्मथ से भरा हुआ। कुछ ही टाइम बाद मुझे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मेरे दूसरे मीडिया अकाउंट को एक कोलीग ने मलिशियसली रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा कंटेंट सुपरस्टिशियस है। उन्होंने वायलेशन के नाम पर मेरे कई वीडियोस रिमूव कर दिए और अकाउंट का रीच कम कर दिया। इनकम अचानक बहुत कम हो गई। मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया। पूरे दिन स्टडी रूम में खुद को बंद रखता और बात करने का मन नहीं करता था। जियानो ये सब देखती और क्वाइटली परेशान होती, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस हर दिन वो मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती। वो मेरे पास बैठती और मुझे चीयर अप करती। इसके अलावा उसने मीडिया रूल्स को समझना शुरू किया। उसने मेरी हेल्प की कंटेंट ऑर्गेनाइज करने में और स्क्रिप्ट्स को मॉडिफाई करने में। वो मेरे साथ लेट नाइट तक जागती थी और सॉल्यूशंस ढूंढती थी। जियानो मेरे पास बैठती, मेरा हाथ पकड़ती और कहती, उदास मत हो, तुम्हारा कंटेंट इतना अच्छा है, बस किसी ने मलिशियसली अटैक किया है। हम इसे धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे, जरूर सब पहले से बेटर हो जाएगा। उसने मुझे एक फर्म लुक के साथ एनकरेज किया। उसके साथ और एनकरेजमेंट से मैंने अपना एटीट्यूड धीरे धीरे एडजस्ट किया। कंटेंट को फिर से ऑप्टिमाइज किया, सेंसिटिव पॉइंट्स को अवॉइड किया और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस और टेक्स्ट्स बनाए। जियानो ने भी मुझे बहुत से नए और क्रिएटिव आइडियाज दिए। उसके आइडियाज बहुत ओरिजिनल थे, जो मेरे दूसरे अकाउंट के लिए एकदम परफेक्ट थे। एक्सपेक्टेशन से हटकर एडजस्टमेंट के बाद अकाउंट का ट्रैफिक धीरे धीरे वापस बढ़ने लगा। पहले से भी अच्छा हो गया। फॉलोअर्स तेज स्पीड से बढ़ने लगे और इनकम पहले से कहीं ज्यादा हो गई। मैंने जियानो को बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ हक किया। ये सच में उसकी वजह से हुआ था। अगर वो नहीं होती तो मैं अभी भी डिप्रेस्ड होता। वो मेरी लकी स्टार है। ये सुनकर जियानो भी बहुत खुश हुई और बोली कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसे मेरी हेल्प करनी ही चाहिए और अब से हम साथ मिलकर काम करेंगे ताकि लाइफ और अच्छी हो सके। जियानो मेरे सीने पर टेक लगाकर प्यारे तरीके से मुस्कुरा रही थी। पता चला कि सबसे अच्छा प्यार कभी एक तरफा सैक्रिफाइस नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का साथ और सपोर्ट होता है। जब तुम्हें डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा होता है। जब तुम नीचे गिरते हो तो कोई तुम्हें हाथ थामने वाला होता है। तूफान में साथ, कभी एक दूसरे को ना छोड़ना। विंटर का स्नो चुपचाप आ गया और सिटी ने अपनी पहली स्नोफॉल देखी। हर तरफ स्नो के फ्लेक्स थे। सब कुछ सिल्वर कलर में ढका हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। उस दिन वीकेंड था। बाहर तेज स्नोफॉल हो रही थी और घर के अंदर हीटिंग चल रही थी। मैंने पहले से ही काफी तैयारी की थी, इस इंटेंशन से कि जियानो को एक फॉर्मल कन्फेशन दूं, एक स्पेशल फील करवाऊं। भले ही हमने अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर लिया था, लेकिन मैंने उसे कभी फॉर्मली कन्फेस नहीं किया था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं उसे एक स्पेशल मोमेंट ओ करता हूं। ये लड़की मेरे साथ रेंट के फ्लैट में रहती थी। उसने ज्यादा कंफर्ट्स एंजॉय नहीं किए थे। उसने काफी स्ट्रगल्स देखे थे। मैंने हॉल और बालकनी को उन कलर लाइट से डेकोरेट किया जो उसे पसंद थी
और एक बड़ा टेबल उसके फेवरेट डिशेस से सजाया। मैंने एक छोटा केक और एक सिंपल सिल्वर रिंग खरीदी। वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन मैंने उसे उस पैसे से खरीदा था जो मैंने काफी टाइम से सेव किया था। वो मेरे फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती थी। जियानू सुबह उठी। वो बेडरूम से बाहर आई। उसने देखा हॉल बहुत वार्म और रोमांटिक लाइट से डेकोरेटेड था और टेबल खाने से भरा हुआ था। वो एक मोमेंट के लिए शॉक हो गई और उसने मुझे सरप्राइज और खुशी से देखा और पूछा कि आज कौन सा दिन है, मैंने ये सब क्यों किया है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे टेबल पर बिठाया। एक सीरियस और डीप लुक के साथ मैंने उसकी आंखों में देखा और एक एक वर्ड बोलना शुरू किया। आज कोई स्पेशल दिन नहीं है, मैं बस तुमसे फॉर्मली कन्फेस करना चाहता हूँ। तुम्हें एक स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शुरुआत में हम दोनों बस एक दूसरे को परेशान करने वाले रूममेट्स थे। फिर हम एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे का साथ दिया और अब हम दिल से जुड़ चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ किसी एक पर्सन की वजह से इतनी वार्म और इतनी मीनिंगफुल हो जाएगी। पहले मैं सोचता था कि बस दिन कट जाए काफी है, खाने को मिल जाए और सोने की जगह हो तो मैं सैटिस्फाइड था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूं, मुझे पता चला कि घर क्या होता है, प्यार क्या होता है। मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, ना ही कोई बड़ी स्किल्स हैं। मैं बस एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं तुम्हें कोई लग्जरी वाली लाइफ नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये यकीन दिला सकता हूं कि अब से हर दिन मैं तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रखूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाऊंगा और पूरी लाइफ तुम्हारा साथ दूंगा। जियानु, तुम मुझे पसंद हो। ये कोई टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं है, ये बहुत सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने वो सिंपल रिंग निकाली और उसके फिंगर में पहना दी। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, नर्वस और उम्मीद से भरा हुआ। जियानु एकदम शांत खड़ी रही। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। वो खुशी के आंसू थे। उसने जोर से सर हिलाया, अटकती आवाज में बोली, हाँ, मैं तो कब से ये चाहती थी। मैं उठा और रिंग उसके फिंगर में पहना दी। वो एकदम परफेक्ट फिट आई। अब तुम मेरी हो, तुम पूरी लाइफ मुझसे भाग नहीं सकती। जियानु ने मुझे हग किया। वो बहुत रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी वाली स्माइल थी। अपने हाथ में रिंग को देखते हुए उसने स्माइल करके कहा, ये मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट है, किसी भी सोना या चांदी की ज्वेलरी से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल। उस दिन हम खिड़की के पास खड़े थे, आसमान से गिरती हुई स्नो को देख रहे थे, खाना खाते हुए और फ्यूचर के बारे में बात करते हुए। दिल वार्मथ से भरा हुआ था। बिना किसी दिखावे के वर्ड्स के ये सिंपल खुशी किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यूएबल थी। पूरे दिन स्नोफॉल हुई और रात होने पर स्नो रुक गई। बाहर सब कुछ वाइट और प्योर था। चांद की रोशनी स्नो पर चमक रही थी, बहुत ही खूबसूरत व्यू बना रही थी। मैंने जियानु का हाथ पकड़ा और हम नीचे वॉक करने गए। हम घनी स्नो पर चल रहे थे जो हमारे पैरों के नीचे क्रंच कर रही थी। हम हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। विंटर की ठंड एक दूसरे की वार्मथ से गायब हो रही थी। जियानु ने आसमान में चांद की तरफ इशारा किया और खुशी से बोली, चांद कितना गोल है, लेकिन सबसे गोल चांद भी उससे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं था। मैंने सर झुकाया और उसके फोरहेड पर किस किया। दिल प्यार से ओवरफ्लो हो रहा था। उस मोमेंट पर अचानक मुझे लगा कि लाइफ में सबसे खुशनसीबी की बात यह है कि भीड़ में सही पर्सन मिल जाए। इतने चक्कर काटने के बाद भी वो तुम ही थी। मेरी बाकी की लाइफ तुम्हारे साथ ही बीतेगी। रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने और प्रॉमिस करने के बाद हमारे दिन सिंपल लेकिन वार्म रहे, अब और ज्यादा सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी के साथ। अब ये कोई रेंट पर रहने वाली भटकती हुई लाइफ नहीं थी, बल्कि दो लोगों का एक दूसरे का साथ था। जियानु हर दिन काम पर जाती थी और वापस आने पर उसके लिए गर्म खाना रेडी रहता था। मैं अपने मीडिया काम में लगा रहता था। मेरा करियर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इनकम पहले से ज्यादा स्टेबल हो रही थी। हम साथ में सेविंग्स करते थे और फ्यूचर के प्लान बनाते थे। एक साल में हम एक छोटा फ्लैट खरीदने के लिए डाउन पेमेंट देने वाले थे, ताकि सच में हमारा अपना एक घर हो सके। लाइफ के छोटे मोटे नोकझोंक अब भी थे, जैसे कि मैं अब भी उसके केयरलेस और भुलक्कड़ होने की शिकायत करता था और वो अब भी शिकायत करती थी कि मेरी जुबान कड़वी है और मुझे रोमांटिक होना नहीं आता। लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये हमारा एक दूसरे के साथ रहने का तरीका है। हम बहस करते थे, लेकिन कभी सच में गुस्सा नहीं होते थे, बल्कि हमारा रिश्ता दिन ब दिन और अच्छा होता गया। न्यू ईयर के टाइम में जियानु के साथ उसके होम टाउन गया उसके पापा को रिस्पेक्ट देने के लिए। ग्रेवस्टोन के सामने खड़े होकर मैंने सीरियसली कहा,
मैं जियानू का अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। मैं पूरी लाइफ उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। आप रिलैक्स रहिए। जियानू मेरे बगल में खड़ी मेरा हाथ पकड़े हुई थी। उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड और पीस था। न्यू ईयर के बाद हम वापस रेंट वाले फ्लैट में आए, एक नए साल की मेहनत शुरू करने के लिए। मैंने अपने कंटेंट पर और ज्यादा मेहनत की। अकाउंट दिन ब दिन बढ़ता गया। मैंने कुछ सही एड्स एक्सेप्ट किए और इनकम कई गुना बढ़ गई। हम पहले से ज्यादा पैसे सेव करने लगे और जियानू को भी एक बेटर जॉब मिल गई, ज्यादा क्वाइट, स्टेबल और सैलरी भी काफी बढ़ गई। अब उसे कोई इनजस्टिस नहीं सहना पड़ता था। वो हर दिन खुश रहती थी। हम अब भी उस 2 बेडरूम वाले रेंट के फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन तब तक वो हमारा छोटा सा घर बन चुका था। हर कोना हमारी यादों से भरा था, डेली वार्मथ से भरा था। वीकेंड्स पर हम घर पर रहते थे या बाहर घूमने जाते थे। हम सिंपल मूवीज देखते थे। कभी कभी हम पुराने घर के दिनों को भी याद करते थे। वो टूटा हुआ दरवाजा जो लॉक नहीं होता था, वो इलेक्ट्रिक हीटर से करंट आने का डर। मुझे याद आता था उसका मेरे यूएसबी को भूल से फेंक देना, मेरा उसे हॉस्पिटल ले जाने का अनपॉलिश्ड तरीका। उन लड़ाइयों और शोर शराबे वाले दिनों को याद करके हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। अगर उस टाइम मैंने तुम्हारे साथ फ्लैट शेयर करना एक्सेप्ट नहीं किया होता, या बाद में लैंडलॉर्ड ने घर नहीं बेचा होता, या अगर मुझमें तुम्हें फिर से ढूंढने का दम नहीं होता, तो क्या हम एक दूसरे को खो देते? भले ही एक मोमेंट के लिए होता, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता। ये किस्मत में लिखा था। हाँ, किस्मत इतनी ही खूबसूरत होती है। शुरुआत के रिजेक्शन से लेकर दिल के धीरे धीरे धड़कने तक और आखिरकार लाइफ शेयर करने तक। ये कोइंसिडेंटल लगता है, लेकिन ये इनएविटेबल था। एक अनजान शहर में 2 अकेले दिल एक फ्लैट शेयर करने की वजह से मिले। उन्होंने एक दूसरे के साथ से प्यार किया और उन कियोटिक और सिंपल दिनों को एक पोएटिक वार्मथ में बदल दिया। एक और साल बीत गया, स्प्रिंग आ गई। खिड़की के बाहर फूल खिल रहे थे। सब कुछ फिर से जिंदा हो रहा था, लाइफ से भरा हुआ। हमने डाउन पेमेंट के लिए काफी पैसे सेव कर लिए थे। हमने 2 बेडरूम वाला एक छोटा फ्लैट देखा। रेक्टेंगुलर लेआउट, अच्छी धूप, जियानू के ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं। मेरे लिए भी घर से काम करने के लिए कन्वीनियंट था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दिन हम हाथ पकड़ कर गए। अपने खुद के घर को देखते हुए आंखों में खुशी और एक्साइटमेंट थी। जियानू ने मुझे हग किया और खुशी से बोली, आखिरकार हमारा अपना घर हो गया। अब हमें रेंट पर नहीं रहना पड़ेगा। अब हमें शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा। अब से ये पूरी लाइफ के लिए हमारा घर है। मैंने स्माइल करते हुए कहा। मेरा दिल सेटिस्फैक्शन से भर गया। इस छोटे पुराने रेंट के फ्लैट से लेकर इस अपने घर तक हमने साथ में स्ट्रगल किया, शोल्डर टू शोल्डर काम किया, और आखिरकार हमारे पास एक स्टेबल जगह है। शिफ्ट करने के टाइम हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस हम दोनों ही थे। धीरे धीरे सामान पैक करते हुए हर मेमोरी वाली चीज को हमने ध्यान से नए घर में शिफ्ट किया। वो यूएसबी ड्राइव जो हमने ढूंढ निकाला था, मैंने उसे डेस्क पर सबसे विजिबल जगह पर रखा। वो हमारी मुलाकात का विटनेस है। वो हार्ड ड्राइव जो मेरे साथ थी, मैंने उसे भी संभाल कर रखा है, हमारी यादों और मेरी इंस्पिरेशन से भरी हुई। नया घर बहुत प्यार से डेकोरेट किया गया, हमारे फेवरेट स्टाइल में। नए घर में पहली रात हमने एक बड़ा टेबल खाने से सजाया। हमने अपनी नई लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए रेड वाइन की बोतल खोली। जियानो मेरे सामने बैठी। चेम्बो, थैंक यू, थैंक यू। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning alive. Praise the fool, the unseen flame.
in loss, and time letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. Una blesses gods above when even gods must stand. Praise the fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin, dream of home, a voice is true, for beyond your sleep, we are waiting for you. Even the longest journey must come